हिंदुस्तान की बेटी है। हम नहीं कहते कि मुसलमान की बेटी, बल्कि वो एक हिंदुस्तान की बेटी है। वो अलग बात है कि वो हमारे इस्लाम में पैदा हुआ, हो सकता है कि वो आपके धर्म में भी पैदा हो सकती थी, अलग बात है। ऊपर वाले ने इस तरह से सामाजिक तौर पे एक दरार डालने की कोशिश की गई है सिर्फ कुर्सी के लिए और राजनीति के लिए। उस वक्त में जब बयान आता है कि 80-20 की राजनीति की बात हो, या कपड़े से पहचानो, या दाढ़ी से पहचानो, या टोपी से पहचानो, ये अल्फाज जो पंक्चर वाले की बात होती है ना, खाली वही है। हिंदुस्तान में रोजगार का ये हालात हो गया कि देखना कि हर कदम पे पंक्चर वाले बैठेंगे और कभी किसी का नाम पूछ के देख लेना आप। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा था कि कारोबार की क्या जरूरत, पढ़ने के बाद आप पकौड़े बेचो। आप झेलना तो पूरे कौम को पड़ता है ना। आपको मालूम होता है गेहूं के साथ घून पिसाता है। नहीं, यहाँ कुछ घून ही है, यहाँ घून के साथ गेहूं पीस रहे हैं ना। मालूम होगा आपको, घून तो खाया नहीं जाता ना, मगर पीस जाता है गेहूं के साथ। क्या कर सकते हैं आप? ये तो हर धर्म के अंदर, हर लोगों के अंदर कुछ विचारधारा के लोग इस तरह के हैं। जिस हिंदुस्तान की आन बान शान हमारी बेटी है, यही वो बेटी है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी को जन्म दिया, जो आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। यही वो बेटी है जिसने योगी जी को जन्म दिया, जिसने आज कहते हैं कि मुसलमान की जो 4% जो है उसको हम वो छीन करके हम हिंदू भाइयों को दे देंगे। अरे भाई, आपको देना था। आपसे पहले भी 5 साल की सरकार आपकी थी, आपने इसमें क्यों नहीं दिया? आप उतने फिक्रमंद क्यों नहीं थे? दोस्तों नमस्कार, ये हमारे देश की खूबसूरती है। जो महिला पहलवान यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं और उसके न्याय के लिए लगातार धरना पे बैठी हुई हैं। मैं जंतर मंतर पहुंचा तो मुझे ये लोग नज़र आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा इनसे बात करूं कि आप लोग कहां से आए हैं। मैं दिल्ली, मौना हरियाणा, जगाधरी हरियाणा से। जिस तरह से देश में ये जो चल रहा है पूरा प्रकरण, वो तो सबके सामने है। किस तरह से बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं और कुछ कार्रवाई का ना होना, और जिस तरह से सरकार में, मौजूदा बीजेपी सरकार में ये बैठे हुए हैं बृजभूषण शरण सिंह, बेटियां जो बैठी हुई हैं वो भी कौन है ये देश के लोग जानते हैं। आप लोग जो यहाँ पे आए, एक बड़ी राजनीति में डिवाइड एंड रूल की लोग बातें करते हैं, लेकिन भारत की, जैसा मैंने पहले कहा, ये खूबसूरती है कि आप लोग उसी बेटी के समर्थन में आप भी आए। आपके जहन में क्या ख्याल आता है कि आप लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? ये हिंदुस्तान के दुर्भाग्य है और बहुत अफसोसजनक ये लहजा इसलिए कह सकते हैं कि जो देश का, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बचाओ, हिंदुस्तान की आन बान शान हमारी बेटी है। यही वो बेटी है जिसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी को जन्म दिया, जो आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। यही वो बेटी है जिसने योगी जी को जन्म दिया, जिसने आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़ा स्टेट जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ के वो सीएम है। आज हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर जितने सीएम बने, सब वो वही बेटियां हैं। बेटियां से माँ बनती हैं, वो माँ से एक दादी बनती हैं। हिंदुस्तान की एक परंपरा है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। आज वो हिंदुस्तान की जो महिला है, जो ये हिंदुस्तान की हमारे आन बान शान है। आपको मालूम होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या कह रहे थे कि भाई तुम हारो मत, तुम्हारी आन बान शान, तुम्हारे हार के जितना भी तुम्हारी सख्ती है। आज वो मोदी जी किस गुमान में हैं, आज कहाँ खोए हुए हैं? आज आपको कर्नाटका का याद आ रहा है? कर्नाटका की बड़ी फिक्र ले रखी है आपने। अमित शाह जी हों, मोदी जी हों, योगी जी हों, उसके और भी कितने भी जी हों, सब लोग अपने आप में लगे हुए हैं। सबको यही फिक्र है कि कर्नाटका हम कैसे जीते, कर्नाटका हमारे हाथ से कैसे जाए। आज कर्नाटका का जो पोजीशन है, आज कहते हैं कि मुसलमान की जो 4% जो है उसको हम वो छीन करके हम हिंदू भाइयों को दे देंगे। अरे भाई, आपको देना था। आपसे पहले भी 5 साल की सरकार आपकी थी, आपने इसमें क्यों नहीं दिया? आप उतने फिक्रमंद क्यों नहीं थे? आज आपको अपना हिंदू भाई नजर आ रहा है। आप ही ने कहा था देश सबका है, विकास होगा, देश का विकास होगा। हिंदुस्तान में सब एजुकेशन पाएंगे तो हमारे हिंदुस्तान का विकास होगा, इससे हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान बढ़ेगी। आपने क्या कहा था कि अगर आज भी किसी भी गांव खेड़े के अंदर अगर कोई गांव तरक्की करता है, कोई इलाका तरक्की करता है, और कोई हिंदुस्तान का कोई भी धर्म का बच्चा हो,
अगर कोई IAS बनता है, ऑफिसर बनता है या कोई हवलदार भी बनता है तो ये सब उस इलाके की तरक्की होती है, उस इलाके की नहीं बल्कि उस हिंदुस्तान की तरक्की होती है। जब वो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, जब इस हिंदुस्तान की शान बढ़ेगी। आपको मालूम होगा अभी अभी हालिया के अंदर अभी जो हमारी एक बहुत ऊंचे लेवल में अभी पदाधिकारी बनी है वो कौन थी, जिसका नाम सल्तनत है। वही तो हमारी मुसलमान हिंदुस्तान की बेटी है। हम नहीं कहते कि मुसलमान की बेटी, बल्कि वो एक हिंदुस्तान की बेटी है। वो अलग बात है कि वो हमारे इस्लाम में पैदा हुआ, हो सकता है कि वो आपके धर्म में भी पैदा हो सकती थी, अलग बात है ऊपर वाले ने हमारे इस सल्तनत को हमारे इस्लाम में पैदा किया। आज हिंदुस्तान की सल्तनत बन करके वो हिंदुस्तान की क्या उसने स्पीच दिया था, उससे कहा गया तुम्हें हिंदुस्तान के सल्तनत का मतलब क्या है। उससे जो डिवीज़न हुआ था उससे सवाल हुआ था तुम्हारा सल्तनत नाम क्यों पड़ा, सल्तनत का मकसद क्या है। उसने कहा सल्तनत उसको कहते हैं जो हिंदुस्तान की सल्तनत बनती है, हिंदुस्तान की आन बान शान को बरकरार रखती है, इसलिए हमारा नाम हमारे बाप ने उसको सल्तनत रखा। नहीं, एक सवाल मेरा ये है कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जिस एकता के साथ और जिस हम भाईचारे के साथ लोग हिंदुस्तान में रहते आए हैं, उसमें जिस तरह से सामाजिक तौर पे एक दरार डालने की कोशिश की गई है सिर्फ कुर्सी के लिए और राजनीति के लिए, उस वक्त में जब बयान आता है कि 80-20 की राजनीति की बात हो या कपड़े से पहचानो या दाढ़ी से पहचानो या टोपी से पहचानो, ये अल्फाज सुन के आखिर कैसा लगता है आप लोगों को? मैं ये जानना चाहता हूँ। अफसोस इस बात की है कि ये हिंदुस्तान के लोग कितने कैसे लोग हैं, हमें समझ में नहीं आती। क्या इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के वक्त में तुम्हारे घर वाले कैसे मरे थे, रिक्शे से गए थे, पैदल गए थे, बस से गए थे, किसी हालत हुई थी। उस वक्त जब लॉकडाउन का स्थिति हुआ था, इस हिंदुस्तान के लोग कितने परेशान थे, घर से बाहर निकलने के लिए नहीं जा सकते थे। उसको पानी पीने का इंतजाम गवर्नमेंट ने नहीं किया, खाने का इंतजाम गवर्नमेंट ने नहीं किया, रिक्शे का इंतजाम, गाड़ी का इंतजाम गवर्नमेंट ने नहीं किया, बल्कि हमने, आपने, पूरे समाज ने, पूरे हिंदुस्तान वासियों ने किया था। उसके जाने का इंतजाम, उनके खाने का इंतजाम, उनके रहने का इंतजाम पूरा का पूरा हिंदुस्तान वासियों ने कहा था। आज वो लोग कहाँ खो गए। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा कि जितनी भी चीज़ें फैलाई जा रही है उसमें ऐसा नहीं है कि 80 वालों के 80 समझ गए होंगे आप 20 वालों की भी बात करें तो आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि आपस में नफरत फैलाने के लिए टीवी पे जो गोदी मीडिया पे आपके मौलाना बैठ जाते हैं, भड़काऊ बयान देना, चाहे और जगह जगह पे भड़काऊ बातें करना। मतलब आपके तरफ से भी तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं किसके बहकावे में आके वो भी कुछ ऐसा कदम उठा देते हैं या ऐसी कोई बात रख देते हैं कि वो जहर बन जाता है समाज में। आपको मालूम होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डिबेट के अंदर जो बातें होती है वो पहले से सीखी सिखाई बातें होती है। वो तय होता है कि किस मिशन में बात करना है, आपको बात कैसी करनी है, आपका रीजंस क्या है बात करने का। तो आता है एजुकेशन रीजन, आता है हिंदू मुस्लिम रीजन, आता है उसके अंदर हिंदू मंदिर का मिशन आता है, उसके अंदर मस्जिद का मिशन आता है। पहले तय हो जाता है कि आपको इस पे बोलना है, उसके हिसाब से भाषण देते हैं, वो पहले तय होता है, पूरा करा तय होता है। झेलना तो पूरे कौम को पड़ता है ना। आपको मालूम होता है गेहूं के साथ घून पिसाता है। नहीं, यहाँ कुछ घून ही है, यहाँ घून के साथ गेहूं पीस रहे हैं ना। मालूम होगा आपको घून तो खाया नहीं जाता ना, मगर पिस जाता है गेहूं के साथ। क्या कर सकते हैं आप। ये तो हर धर्म के अंदर, हर लोगों के अंदर कुछ विचारधारा के लोग इस तरह के हैं जिससे उस विचारधारा के लोगों का काफी नुकसान हो रहा है। जिस दौर में, मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सरकार चला रहे हैं उनके मंत्री जब कहते हैं कि इन लोगों के दुकान से कोई सामान ना खरीदो, यानी कि कोई भी कोई व्यापार कर रहा है तो उनसे सामान ना लो, इनकी रोजी रोजगार एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, उसे वैसा ऐलान किया जाता है। तो उस दौर में इस तरह की जो बातें करते हैं आपके तरफ से हो या बाकी जो कर रहे हैं, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, तो उसको पेसिफाई करने के लिए आपके तरफ से भी लोग ऐसे होने चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब इसी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा पंक्चर करने वाले ज़्यादा है, पंक्चर वाले सबसे ज़्यादा मुस्लिम में है। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी थी, राय अच्छी थी। आप चाह रहे हैं कि वो पंक्चर कम से कम बने, उसके अंदर एजुकेशन आए, जिसके अंदर उसकी उन्नति बढ़े। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस हिंदुस्तान के अंदर कहने से नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि जितने भी पंक्चर करने वाले हैं, आपको लगता है कि पंक्चर करने वाले हैं, वो अगर पंक्चर ही करना छोड़ दे तो आपके मर्सिडीज कार कैसे रास्ते पे चलेंगे। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जो पंक्चर वाले की बात होती है ना, खाली वही है। हिंदुस्तान में रोजगार का ये हालात हो गया कि देखना कि हर कदम पे पंक्चर वाले बैठेंगे और कभी किसी का नाम पूछ के देख लेना। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने कहा था कि कारोबार की क्या, पढ़ने के बाद आप पकौड़े बेचो। आप जो हमारे इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री लोग ऐसे हैं जिसके दिमाग में है कि वो
पकौड़े बेचो, डॉक्टर बनने के बाद आप पकौड़े बेच सकते हो, इंजीनियर बनने के बाद पकौड़े बेच सकते हो, तो आप इस हिंदुस्तान के इस सरकार से कोई अच्छी उम्मीद न रखें आप। चलिए। आपको कुछ भी हासिल नहीं होने का। क्या आपके जीवन में, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, अभी रुकिए, कि आपसे जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए, इन महिला पहलवानों के सपोर्ट में आए, क्या लगा आपको कि क्यों जाना चाहिए? ये चीज़ तो देख के बहुत चीज़ खुशी हुई, और मैं पहली दफ़ा आया इधर, इससे पहले तो नहीं कभी आता था, लेकिन कुछ काम से आया था, तो साथियों के साथ यहाँ देख के आया। ये है कि जो लड़की जो अभी प्रदूषण कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, कि इसके न्याय मिलनी चाहिए, उसको न्याय मिलनी चाहिए। ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की। जब बलात्कारी और हत्या के दोषी हो, आरोपी नहीं, दोषियों को जब जेल से रिहा कर दिया जाता है, बिल्किस बानो के केस की बात कर रहा हूँ, लोग बाग उसको माला पहनाते हैं। आज कपड़े से तो पहचान ही गए होंगे। आज वही देश की इन पहलवान जो बेटियां हमारी बैठी हैं और न्याय की मांग कर रही हैं, यौन शोषण के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया है, आज यही कपड़े और दाढ़ी और टोपी से आप पहचान लीजिए, ये भी उनका साथ और समर्थन देने आए हैं।